हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। मैथ्स के टॉपिक्स क्लियर करने के बाद में आज हम फिर से लेके आए हैं फिजिक्स यानी आपका भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्या? लाइट यानी कि आपका प्रकाश। ये प्रकाश। अब देखिए, बात करते हैं हम लाइट की कि लाइट क्या होती है, क्या इसका नेचर होता है, किस तरीके से ये ट्रेवल करती है यानी प्रोपेगेट करती है। अब उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या लाइट के लिए। और उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स नए आए हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके फर्स्ट टाइम का सिलेबस कंप्लीटेड आपको इन वीडियोस के थ्रू जरूर मिलेगा इस चैनल पे। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं किसकी? लाइट की, कि आखिर ये लाइट होती क्या है। लाइट की बात की जाए तो देखिए, लाइट आपकी अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये आपकी क्या होती है? एनर्जी का एक रूप होता है। अब क्वेश्चन ये कि अब हम एनर्जी का फॉर्म है यानी कि एनर्जी का एक रूप है, ऊर्जा का एक रूप है, इसको हम पहचानेंगे कैसे? तो देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपकी चाहे ये लाइट हो या फिर कैसा हो, दूसरा साउंड, साउंड के लिए भी कहा जाता है यानी ध्वनि, ध्वनि के लिए भी कहा जाता है कि वो भी एनर्जी का एक रूप होता है यानी ऊर्जा का एक रूप होता है। तो इनको आखिर समझेंगे कैसे, कैसे पहचानेंगे कि ये किसी ऊर्जा का रूप है? तो उसके लिए सिर्फ इतना ही कि आपकी लाइट हो या साउंड हो, जब भी ये चीज प्रोड्यूस होती है या इनको उत्पन्न किया जाता है, तो उस समय वहां पर एक चीज जरूर होती है, और वो होती है आपकी क्या? गर्माहट। ठीक है, क्या? गर्माहट। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जिस चीज की उत्पत्ति पे, जिस चीज की पैदा होने पे क्या होती है कि गर्माहट मिलती है, हर वो चीज आपकी क्या कहलाएगी? एनर्जी का एक रूप जरूर होगा, यानी कि वो एक एनर्जी की ही फॉर्म होगी। तो अब जैसा कि हम लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, लाइट आपकी क्या होती है? एक फॉर्म होती है एनर्जी की, ऊर्जा का एक रूप होता है जो हमें हेल्प करती है किसके लिए? टू सी ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स यानी कि अगर मैं बात करूं क्या कि ये लाइट यानी कि जो आपका प्रकाश होता है, वो ऊर्जा का एक ऐसा रूप होता है जो हमारी आंखों पर एक सेंसेशन यानी कि एक संवेदना प्रकट करता है, जिसकी वजह से हमें चीजें दिख पाती हैं। और इसी प्रकाश की वजह से जो हम पूरा सराउंडिंग्स है वो देख पाते हैं। देखिए, मैं इस चीज को पहले भी कह चुका हूं कि अगर मान लीजिए मैं हूं या आप हैं, एक कमरे में है जिसमें सामान भरा हुआ है, और उस कमरे को चारों तरफ से बिल्कुल बंद कर दिया जाए, वहां पे आपका प्रकाश का कोई भी स्रोत ना हो, प्रकाश नाम मात्र का भी ना हो, उस जगह पे हम भी हैं, हमारी आंखें हैं, सामान भी रखा हुआ है, हमें कोई भी चीज दिखाई नहीं पड़ती। क्योंकि इन चीजों को देखने के लिए जरूरत पड़ती है आपके प्रकाश की, कि प्रकाश आएगा। जैसे अब मैं इसकी ही बात करूं, प्रकाश आया, इस पे पड़ा, टकरा के हमारी आंखों पे पड़ा, तो इसकी वजह से ये जो प्रकाश की किरणें थी वो हमारी आंखों पर पड़ रही हैं। ये बोर्ड हमारी आंखों पे नहीं आ रहा है, सिर्फ प्रकाश की किरणें हमारी आंखों पर आ रही हैं, तो वो हमें इस लायक कर पाती हैं, या आप ये कह लें कि वो उस संवेदना को प्रकट कर पाती हैं हमारी आंखों पर, जिसकी वजह से हमें चीजें दिखाई पड़ती हैं। अब प्रकाश के बारे में और चीज जानते हैं। तो देखिए, इसी प्रकाश की वजह से यानी लाइट की वजह से आपकी जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं यानी कि जो वस्तुएं होती हैं आपकी, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है हमारा क्या? लुमिनस, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स ये, और दूसरा होता है हमारा क्या? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ये जो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होती हैं, ये वो ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो अपना प्रकाश खुद से उत्पन्न करें, यानी संसार भर में या ब्रह्मांड भर में ऐसी कोई भी चीज जो अपना प्रकाश खुद से उत्पन्न कर सकती है या किसी अभिक्रिया के द्वारा खुद से उत्पन्न कर पाती है, वो सारी ऑब्जेक्ट्स यानी वो सारी वस्तुएं आपकी लुमिनस ऑब्जेक्ट्स में गिनी जाएंगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपकी कैंडल यानी कि क्या? आपकी मोमबत्ती, या हम बात करें किसकी? सन की, या हम बात करें जो हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं इनकी, तो ये सब आपकी किस में आती हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट्स में आती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर यहां पे हमने किसकी बात कर दी? अर्थ की, तो ये चीज गलत हो जाएगी। या हमने बात कर दी किसकी? मून की, जो चंदा मामा हमें रात में दिखाई देता है, वो भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि मून कभी भी खुद से प्रकाश को उत्पन्न नहीं करता, बल्कि वो तो सूरज से आने वाले, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि ये आपका मून हुआ, ये आपका सन हुआ, और ये आपकी अर्थ हुई। ठीक है, अब इसने क्या किया? अर्थ को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं,
इस तरीके से कि यहां से सन से रेज आई, इस पे पड़ी और उनको उसने सेम एंगल पे यहां पे अर्थ पे दिखा दिया। तो हमें क्या दिखेगा? हमें दिखेगा ये मून। मून ऐसे चमकता हुआ जैसे मानो खुद से इसका प्रकाश हो, पर वास्तव में वो प्रकाश, वो लाइट मून का यानी चंद्रमा का खुद का नहीं होता, वो तो उसने किससे? सन से लिया, ठीक है, और उसको सेम एंगल पर यानी समान कोण पर पृथ्वी की तरफ रिफ्लेक्ट करके भेज दिया। तो ये जो अर्थ पे आपने लाइट देखी मून की चमकते हुए, वो खुद की ना थी बल्कि वो सन की थी, जिसकी वजह से वो चमक रहा था। इस वजह से मून हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में नहीं काउंट किया जाता। यानी कि आप इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स एमिट देयर ओन लाइट। ये था इसका डेफिनेशन कि ऐसी ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट को खुद से पैदा करती हैं वो आपकी ल्यूमिनस कहलाती हैं। मैंने ये इसके एग्जांपल और इसका क्लियर किया। अब आगे बढ़ते हैं नॉन ल्यूमिनस के बारे में। तो देखिए कि ऐसी ऑब्जेक्ट्स यानी कि ऑब्जेक्ट्स डू नॉट यानी कि दैट ऑब्जेक्ट्स डू नॉट प्रोड्यूस और emit their own light, but they reflect the light coming from any light source, यानी कि आप समझिए क्या कि ऐसी ऑब्जेक्ट जो खुद से अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करती बल्कि वो क्या करती हैं, किसी लाइट सोर्स से आने वाले प्रकाश को उसको रिफ्लेक्ट कर देती हैं। रिफ्लेक्ट यानी कि टकरा के वापस भेज देती हैं, बाउंसिंग बैक कर देती हैं, परावर्तन कर देती हैं। ऐसी चीजों को, ऐसी ऑब्जेक्ट्स को आपका कहा जाता है क्या? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है, क्योंकि ये अपना प्रकाश खुद से उत्पन्न नहीं करती बल्कि दूसरे के प्रकाश को टकरा के भेज देती हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था सन का, मून का, अर्थ का, कि सन ने तो लाइट को पैदा किया, ये आपका किस में हुआ? लुमिनस ऑब्जेक्ट्स में आया, ठीक है। अब सन की वजह से मून हमें चमकता हुआ दिखा, यानी कि इसने खुद की लाइट को पैदा नहीं किया बल्कि सन को रिफ्लेक्ट किया था, ये आपका नॉन लुमिनस बन गया। अब एक चीज समझिए कि जब हम चंद्रमा पे रहने लग जाए तो हमें पृथ्वी भी तो चमकती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि पृथ्वी पर भी तो सन का प्रकाश यानी सूरज का प्रकाश आता है। तो जब हम मून से खड़े होकर पृथ्वी को देखेंगे तो ये भी आपकी किस में रही? नॉन ल्यूमिनस में, क्योंकि पृथ्वी का भी अपना प्रकाश नहीं होता। आप देख सकते हैं, जैसे हम बात करें किसकी, इसमें नॉन ल्यूमिनस में आपके ट्रीज हैं, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, या हाउसेज हैं, ये घर मकान हैं, ये हैं। अब ये कभी भी अपने लाइट खुद से नहीं करती बल्कि सूरज की रोशनी की वजह से या घरों के जो प्रकाश होते हैं उनकी वजह से हमें दिखाई पड़ती हैं। तो ऐसी ऑब्जेक्ट्स हमारी कहलाती हैं किसमें? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में काउंट की जाती हैं। अब इसी के बाद देखिए एक और पॉइंट है आपका जो प्रकाश के लिए होता है, क्या वो होता है? हमारा रिफ्लेक्शन। वो होता है हमारा क्या? रिफ्लेक्शन। अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, चलिए इसको जान लेते हैं कि आपका ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो समझिएगा क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात की जाए तो ये आपकी कोई सरफेस है, यहां से क्या हुआ, ये मैंने बल्ब जलाया, इससे निकलने वाली किरण चारों दिशाओं में ऐसे फैल गई। अब दो किरण को हम ऐसे करके ले आए, मान लिया हमने दो किरण को ऐसे करके ले आए, ये रेस आई, टकराई। अब भाई आगे तो दीवार थी, तो दीवार को पार करके तो जाएगी नहीं लाइट। अब जब आगे नहीं जा पाएगी तो ये टकराकर ऐसे आ जाती है। यानी कि क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ऊर्जा को ना तो कभी क्या किया जाता है, पैदा किया जाता है, ना ही उसको खत्म कर सकते हैं, कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अब ये यहां पे आके ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगी या इसका विनाश हो जाएगा, वो सिर्फ क्या करेगी, यहां से अभी है, एनर्जी है, तो ऐसे आने के बाद में कैसी होती है, इस तरीके से दूसरे एंगल पर, इस तरीके से एंगल पर रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। तो ये जो आपका टकराना था यानी कि लाइट का किसी सरफेस से, और सरफेस भी आपकी कैसी होगी? ओपेक। ओपेक यानी कि आप जिसे कह सकते हैं क्या? अपारदर्शी, जिसके पार आप ना देख सकते हो, ठीक है, जिसके पार आप देख ना सकते हो या जिससे प्रकाश नहीं गुजर सकता हो। तो ऐसी किसी सरफेस से, सतह से टकरा के जो वापस आती है, यानी किसी ओपेक अपारदर्शी सतह से टकराकर लाइट का वापस आना हमारा कहलाता है क्या?
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये हमारा लाइट का परावर्तन कहलाता है। अब ये जो परावर्तन होते हैं ये दो नियमों पर आधारित होते हैं, यानी कि मैं बात करूं क्या, तो इसके आपके दो बेसिक लॉज होते हैं। अब देखिए, चलिए हम उन लॉज की बात कर लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रहा आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए इसमें पहला नियम क्या, कि आपका ये जो रेज आई है, ये रेज आई है, इनके पर्टिकुलर नाम भी होते हैं। कैसे, ये रेज आई यहां पे इस तरीके से टकराई, वापस आ गई, ठीक है। ये जो रे होती है इसको कहा जाता है आपका क्या, इंसिडेंट रे। यानी कि आप ये कह लीजिए कि जो आपके प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरण होती है उसको हम कहते हैं क्या, इंसिडेंट रे कहते हैं। अब ये यहां पे टकराई इस तरीके से, वापस आई इस पॉइंट को, यानी कि ये जो रे आ रही है इसको आपका कहा जाता है क्या, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे किरण जिस पॉइंट पे ये टकराती हैं उस पॉइंट को कहा जाता है क्या, आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए चीज क्या है, अब इनको मैंने जैसे अभी कहा कि समान एंगल पर मुड़ जाती हैं, समान एंगल पर टकराकर चली जाती हैं। अब वो समान एंगल कहां से मेजर होगा, तो उस समान एंगल को मेजर करने के लिए हम इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और ये जो आपकी सतह जा रही है इस पर लंब के द्वारा, यानी कि 90 के एंगल पर एक इस तरीके से एक रे को मान लेते हैं। वास्तव में ऐसी कोई होती नहीं है, ये सिर्फ कैसी होती है, एक इमेजिनरी होती है, यानी जिसे हमने सिर्फ कल्पनाओं में माना हुआ है, इसको मान लिया, जिसका नाम होता है आपका क्या, नॉर्मल। यानी कि ये जो होती है इस सतह के संग पूरा 90 डिग्री का एंगल ऐसे करके बनाती है। अब देखिएगा, समझिएगा, इंसिडेंट रे जब नॉर्मल के संग एंगल मेजर करवाती है, यानी कि ये जो एंगल बनता है इस एंगल को कहा जाता है आपका क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी कि मैं लिख देता हूं यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम एंगल आई से डिनोट करते हैं, एंगल आई से दर्शाते हैं। ये आई अब रिफ्लेक्टेड रे को इससे निकालते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये बन गया आपका एंगल आर, यानी कि ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो समझिएगा कि इसका जो पहला नियम है, पहला नियम हमें यह बताता है, यानी कि फर्स्ट लॉ हमसे यह कहता है कि अगर कोई सतह रिफ्लेक्शन कॉज कर रही है, यानी कि कोई सतह प्रकाश का परावर्तन कर रही है, तो यह जरूरी होता है कि आपके नॉर्मल, यानी कि ये जो हमने अभी इमेजिनरी लाइन खींची थी ये, और आपकी कैसी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये सब, ये तीनों हमेशा क्या करेंगे, एक ही प्लेन सरफेस यानी एक ही सतह पर, एक ही समतल सतह पर होते हैं। यानी ये तीनों ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन, कि ये सब कैसे होते हैं, एक ही सतह पर लाई करते हैं। यानी कि मैं इसको प्रैक्टिकली आपको बताता हूं। क्या, मान लीजिए आपकी एक सतह ऐसी है, ठीक है, यहां पे कोई इंसिडेंट है, अब उसका रिफ्लेक्शन इसी पॉइंट से तो होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैंने लाइट की किरण इस पॉइंट पी पर मारी और मारने के बाद में कभी ऐसा हो जाए कि क्यू पॉइंट से वो किरण वापस आ जाए। ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है कि मैं लाइट का फोकस यहां पे मार रहा हूं, यानी कि मैं किरण को यहां पे मार रहा हूं या बोर्ड पे प्रकाश पे मार रहा हूं और लाइट की किरण यहां से चमक के आ जाए, ये तो नहीं हो सकता। तो यही आपका पहला नियम है कि नॉर्मल, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे ये हमेशा और हमेशा क्या करती हैं, एक ही सतह पर लाई करती है, कि द नॉर्मल रे, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ऑल 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम प्लेन। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम दूसरे लॉ की। तो देखिए आपका सेकंड लॉ क्या कहता है। सेकंड लॉ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमें बताता है क्या, कि एंगल आई, यानी कि आपका क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कि ये सेकंड लॉ है हमारा, कि प्रकाश में जिस कोण पर आपकी इंसिडेंट रे आई है उतना ही कोण बनाते हुए आपकी रिफ्लेक्टेड रे वापस जाएगी। जैसे कि मैं इसको बना के दिखाऊं, ये आपका हो गया, ये आपकी इमेजिनरी नॉर्मल हो गई। अब ये इंसिडेंट आई, इसको हमने नाप के देखा तो पता चला हमें ये कि ये मान लीजिए 35 के कोण पर आ रही है, 35 के एंगल पर आ रही है। तो जब इस पॉइंट से टकरा के ये वापस जाएगी तो ये जरूरी है और मस्ट है कि इसका बनने वाला कोण भी आपका 35 डिग्री का ही होगा।
ये नहीं हो सकता कि इधर 35 का बन रहा है और इधर 35.5 का या 36 का या 37 का बन जाए या 34.5 का बन जाए, ये कभी नहीं होगा। जिस पॉइंट पर यानी कि जिस एंगल पर आपकी इंसिडेंट रे आई है, यानी कि जब आपका एंगल आई 35 डिग्री है, तो एंगल आर भी यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका कितना होगा, 35 डिग्री का ही होगा। ये मस्ट है, ये जरूरी है। अगर ये चीज लाई नहीं करती तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपका रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा, यानी कि वो रिफ्लेक्शन का पॉइंट है ही नहीं, वो चीज ही नहीं है। अब इसके बाद रिफ्लेक्शन आपका किस किस तरीके से या किस किस पॉइंट पे डिपेंड करता है, तो देखिए जानते हैं। सबसे पहले आपका जो रिफ्लेक्शन होता है, ये जो आपका रिफ्लेक्शन होता है, ये आपका सतहों के आधार पर, किसके आधार पर, सरफेस के आधार पर, यानी कि यहां लिख दीजिए कि ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस, कितना, सरफेस, सरफेस के आधार पर ये आपका दो प्रकार का होता है। पहला जो फिर क्या कॉज करता है, आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है आपका क्या, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। बल्कि कई बार इसका दूसरा नाम भी आ जाता है क्या, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो चलिए हम तो अभी लिख लेते हैं, चलिए दूसरा भी लिख देता हूं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है, इस नाम से भी आ जाता है। अब देखिए जानते हैं कि इसमें आखिर क्या अलग अलग चीजें होती हैं, या इन दोनों के अलग अलग विभाजन की, वर्गीकरण की किस तरीके से इमेज बनती है। तो देखिए क्या, अगर आपकी सरफेस कैसी होती है, प्लेन सरफेस होती है इस तरीके से। मान लीजिए क्या है कि एक सरफेस है जो आपकी कैसी है, बिल्कुल समान है, इस तरीके से बिल्कुल समतल है, और इस पे ये प्रकाश की किरण आ रही है इस तरीके से, ये हमने प्रकाश की किरण बना ली। तो देखिए जब यहां से रिफ्लेक्शन होगा तो जैसी पैरेलल यानी एक दूसरे के समांतर आपकी किरणें आई हैं, वो उसी एंगल पर समान रूप से ऐसे रिफ्लेक्ट होके भी चली जाएंगी, ये इस तरीके से भी जाएंगी। यानी कि यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे ये सारी जो किरणें होंगी, यानी कि ये आपकी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, वो आपकी इसी इंसिडेंट रेज के समान कैसी रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। कि इंसिडेंट अगर पैरेलल आई हैं तो रिफ्लेक्टेड भी आपकी पैरेलल रहेंगी, और इस केस में जो आपकी ऑब्जेक्ट होगी वो बिल्कुल समान रूप से दिखाई देगी, यानी कि उसका कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं होगा जो आपको क्या हो, ज्यादा चमकीला दिखाई दे या ज्यादा डल दिखाई दे, ऐसा नहीं होगा। जैसे अगर मैं बोर्ड की इतने पॉइंट की बात करूं तो मुझे ये पार्ट बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रहा है, यानी कि ना ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट ज्यादा चमक रहा है, ये कम चमक रहा है, नहीं, समान रूप से दिखाई पड़ता है। वो आपका होता है क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब मान लीजिए कि मेरी कोई सरफेस है जो कैसी हो जाती है, समान नहीं होती, यानी कि आप उसे कह सकते हैं कि वो एकदम फ्लैट नहीं है, इस तरीके से उबड़ खाबड़ है, ऐसे रफ सरफेस है, डल सरफेस है। अब जब इस पे किरणें आएंगी तो भाई प्रकाश स्रोत तो हमारा सही तरीके से था, एक समान तरीके से किरण को भेजेगा, ऐसे करके भेज दिया इस तरीके से, ये आपकी कैसी होंगी, समांतर होंगी यानी पैरेलल होंगी। लेकिन जब ये यहां से टकराएगा तो ये किरण चली गई ऐसे, ये उभार वाली पॉइंट पे थी, ऐसे निकल गई, ये ऐसे थी, ऐसे चली गई, इस तरीके से रिफ्लेक्शन के बाद रेज हमारी बन गई। अब देख सकते हैं कि किरणें आई तो समान तरीके से थी, यानी ऑब्जेक्ट पे पड़ तो वो इक्वल रही थी, लेकिन उस ऑब्जेक्ट ने उसको किरणों को क्या कर दिया, अलग अलग कोनों की वजह से, यानी इन पॉइंट्स की वजह से, जिस पॉइंट पे आपका क्या हो रहा है कि आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, उनकी वजह से वो अलग अलग तितर बितर हो गई, यानी फैल गई। इस केस में कोई भी ऑब्जेक्ट हमें समान रूप से चमकीली नहीं दिखाई पड़ती, यानी उसका कोई पॉइंट ऐसा होता है जो हमें ज्यादा चमकीला पड़ता है, कोई पॉइंट ऐसा होता है जो चमकीला नहीं दिखता। जैसे कि अगर मैं अभी आपके सामने स्क्रीन पे हूं, लाइट सोर्स इधर से आ रहा है, ये पार्ट ज्यादा दिख रहा है, और वो पार्ट जिस पे लाइट सोर्स नहीं पड़ पा रहा, या लाइट सोर्स की जो रेज है उभार वाली जगह, वो रेस को तितर बितर कर रहा है, वो पार्ट या तो ज्यादा चमकीला दिखेगा, अगर आपकी आंखों पर रेज उसकी आएंगी तो वह ज्यादा चमकीला दिखेगा, या आंखों से इधर उधर हो जाएंगी तो वही पॉइंट आपको क्या दिखाई देगा, डल दिखाई देगा। गांव में जब दीवारें होती हैं जिनको प्लास्टर नहीं किया जाता, तो उनपे जिस पॉइंट पे गड्ढे होते हैं, यानी कि जहां सीमेंट भरा होता है, वो थोड़ी डल दिखाई पड़ती हैं, और जिस जगह पे ईंटें निकली हुई होती हैं, ईंटें दिखती हैं, वो आपको ज्यादा चमकीली सरफेस दिखती होगी। इसे आप एग्जामिन कर सकते हैं अपने घर पे भी।
अब इनमें क्या करें कि एंगल की भी चलिए बात कर लेते हैं। तो देखिए मैंने बोला था कि इसमें जो आपकी नॉर्मल रे होती है उसे आप हमेशा सतह के बिल्कुल लंब यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर खींचेंगे। यहां से 90 पे ये खींचा इसके लिए, यहां से 90 पे इसके लिए, यहां से 90 पे इसके लिए, यहां से 90 पे इसके लिए। इनके बनने वाले एंगल समान होंगे, इस किरण के लिए भी, इस किरण के लिए भी और इस किरण के लिए भी, ठीक है। लेकिन इसके केस में देखिएगा यहां से जो रे आई उसके लिए आपने ऐसे खींच लिया, लेकिन इसके लिए तो 90 का ऐसे नहीं होगा ना, इसके लिए तो आपकी नॉर्मल ऐसे करके खिंच जाएगी, तब वो 90 का बनाएगी। इसके लिए करेंगे तो इसके लिए ऐसे बन जाएगी, इसके लिए ऐसे करके बन जाएगी, यानी कि आपकी नॉर्मल अगर आप 90 पर खींचेंगे तो वो भी आपस में कई बार इंटरसेक्ट करती हुई दिख जाएंगी कि ये यहां काट रही है, ये यहां काट रही है, ऐसी। लेकिन दोनों केसेस में आपके एंगल आई और एंगल आर हमेशा और हमेशा कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में कोई भी चेंज नहीं होता, वो कोण हमेशा समान तरीके से रहते हैं। आज हमने इस वीडियो में पढ़ा रिफ्लेक्शन कैसे होता है, क्या होता है, इसी लाइट की वजह से जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका विभाजन पढ़ा, रिफ्लेक्शन के नियम पढ़े, रिफ्लेक्शन के नियम के बाद सतहों के थ्रू रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो भी जाना। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, आगे इसी तरीके से हम टॉपिक लाते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए